नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। देखिए आपका जो मुख्य विषय है इससे 100 प्रश्न पूछा जाएगा सोशल साइंस से, और आज की इस प्रैक्टिस सेट में पूरा 100 क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं, बिल्कुल उसी अस्त्र का जिस अस्त्र का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा 2026 में, ठीक है। और सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, तो आप सभी इसे शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में स्कोर देखिएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इससे पहले बहुत सारा आपको हम PYQ कंप्लीट करवाए हैं, अगर उसे कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे जाके एक एक करके सारा क्लास कर लीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा शिक्षण कला का एक प्रैक्टिस सेट आपको हम प्रोवाइड कर दिए थे, उसे भी जाके देख लीजिएगा आप सभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सभी से फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में जो भी आपके साथ में तैयारी करने वाला है। और आप सभी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम सभी। आज का पहला प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था। तो देखिए यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो सीखा था ये आपका अरबों से सीखा था। याद रखिएगा आप सभी, किससे? अरबों से सीखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। तो देखिए फ्रांस की क्रांति से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा बुर्जुआ क्रांति इसका स्वरूप था। बात समझे आप सभी। देखिए चैनल पे जो नए आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हर सब्जेक्ट का हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो बेफिक्र होकर मेरे साथ में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा यूरो। यूरो जो है जर्मनी की मुद्रा का नाम है। तो देखिए देश की राजधानी और उसकी मुद्रा को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम करवा देंगे आप सभी को। गेस्टापो क्या था? देखिए अगर गेस्टापो की बात किया जाए तो ये आपका गुप्तचर पुलिस संस्था था, तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की। देखिए पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से लेके 18 तक चला था और ये लगभग आपका 4 वर्ष चला था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसने दिया था? रूस ने बढ़ावा दिया था। अगला है जापान की खोज किसने की थी। तो देखिए जापान की खोज की बात किया जाए तो ये आपका सेंट फ्रांसिसी जेवियर के द्वारा किया गया था, जो स्पेन का रहने वाला था। जैसे कहा जाता है कि भारत का खोज जो है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था, तो उसी प्रकार से जो है कि जापान की खोज किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि समुद्री मार्गों का खोज किया गया था। बात समझे, जापान कहीं हेराया हुआ नहीं है या भारत कहीं हेराया हुआ नहीं था, समुद्री मार्गों का खोज किया था। इनमें से किसने कहा सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। तो ये कहा था थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है फ्रांस के लुइस 16 ने 13 डैश उपनिवेशों को आम दुश्मन ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। तो ये आपका अमेरिकी ने। ध्यान दीजिएगा आप सभी। फ्रांस के लुइस 16 ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को आम दुश्मन यानी कि ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो करीब करीब देश पर कब्जा कर लिया था। बात समझे, अपना शासन चलाया है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस्निया हेर्जेगोविना का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया हंगरी का। याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा था। अगला है 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। देखिए संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो ये संथाल परगना झारखंड वाला क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो भागलपुर साहेबगंज वाला गोड्डा वाला क्षेत्र देखते हैं। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो सिद्धू और कानू हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों भाई था सिद्धू कानू, और इसी में चांद भैरव था। अगला है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है।
तो देखिए कमजोर वर्ग का स्थान जो दिया गया है अनुच्छेद 342 में, डेट को याद रखिए, सॉरी अनुच्छेद को याद रखिएगा 342 में। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, तो जिसे हम सभी क्या कहते हैं, फार्मिंग प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई है, तो ये आपका कृषि उत्पादन के अंतर्गत, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई है, कृषि उत्पादन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है बिहार की मुख्य फसल है, याद रखिएगा। अगला है रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो देखिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जो जानते हैं इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है, रेशम उत्पादन कहा जाता है, या इसे हम सभी सेरीकल्चर कह सकते हैं। अगला है दलहनी फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। उसके बाद है दलहन फलीदार फसलें हैं, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाई जाती है। उसके बाद है कि दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, ये गलत बात है। आप सबको पता है कि जब आपका मार्च अप्रैल का जो समय होता है, ठीक है, उस समय उतना वर्षा नहीं होता है, तो ज़्यादा सिंचाई इसको नहीं चाहिए, कम भी सिंचाई रहेगा तो काम हो जाएगा, एक से दो बार पानी आने के बाद काम हो जाता है। बट अगर धान की बात किया जाए तो उसको भरपूर पानी चाहिए, गन्ना की बात किया जाए तो भरपूर पानी चाहिए। क्या दलहन रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है? बिल्कुल, रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाई जा सकती है, इसे बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, तो राइट आंसर होगा इसे वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, यह वृक्षारोपण कृषि हो जाएगा। बात समझे, बड़े क्षेत्र में एक ही कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है, इनमें से बाजरा कौन सा नहीं होगा। देखिए मक्का ये बाजरा के अंतर्गत नहीं आता है, बाजरा में हो जाता है ज्वार, रागी, बाजरा ये सभी हो जाता है, जबकि मक्का ये आपका बाजरा नहीं खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा डेग हैमरशोल्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2001 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं, तो राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन है, वुड्रो विल्सन। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, तो देखिए राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य की बात किया जाए तो ये आपका 42 राष्ट्र थे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना, 42। अगला है राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी फिनलैंड ने। याद रखिएगा आप सभी, किसने किया था, फिनलैंड ने। अगला है ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो देखिए ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी ने कब किया था, 1920 ईस्वी में किया था, और वापस कब लिया था, 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को पूंजीवादी निरंकुशता की संज्ञा किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका सिंगर वेच चेट्टियार ने दी थी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले एम.के. गांधी की 11 मांगों में से कौन सी मांग थी, तो देखिए 11 जो मांग किया गया था इसमें एक मांग आपका जो था वह आपका दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर 50% से कम खर्च करें और आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव करें, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। देखिए जमशेद जी टाटा की बात किया जाए इसने स्थापित नहीं किया था क्योंकि इसकी मृत्यु 1904 में ही हो गई थी, बट वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो आपका
दोराबजी टाटा को माना जाता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764। अगला है, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो देखिए भूमिगत रेल का आरंभ हुआ था 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आसान प्रश्न है, 1786 में। अगला है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ शहर है? तो ये आपका भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा शहर है। गुमास्तों और बुनकरों के बीच अक्सर झड़पें क्यों होती रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, गुमास्तों ने बुनकरों को निर्धारित कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया था, इसीलिए दोनों के बीच झड़प होती रही थी। अगला है, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हुई थी इसी कारण से। ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा फास्ट में करा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हिक्की के द्वारा जो कि किया गया था। शॉर्ट में इसको जेम्स हिक्की के नाम से जानते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो इसका 72 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 72 है इसका राइट आंसर लिया गया है आयोग की तरफ से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो देखिए सबसे ज्यादा वन जो है एमपी मध्य प्रदेश में, सबसे कम जो है हरियाणा में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे? हरियाणा में। अगला है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है, जबकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अपना बिहार राज्य में है। अगला है, किस वर्ष को जनसंख्याकी विभाजन वर्ष माना जाता है? तो ये 1921 को माना जाता है। याद रखिएगा आप सभी, 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान। अगला है, कावेरी नदी पर भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है? तो देखिए जोग जलप्रपात जो बनाती है ये शरावती नदी बनाती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, जबकि समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं करती है और ऊंचाई करती है, जबकि मिट्टी की उर्वरता नहीं करती है। मिट्टी की अगर सही उर्वरता होगा तो खाद्यान्न में वृद्धि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव के लिए खतरा नहीं है? तो देखिए वन्यजीव के लिए खतरा कौन सा नहीं हो सकता है, पता है आप सभी को? वनों की कटाई बिल्कुल होगा, प्रदूषण ये भी हो सकता है, संरक्षण का प्रयास ये वन्यजीव के लिए खतरा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ को हम संरक्षित कर रहे हैं तो वो खतरा नहीं हो सकता है, जबकि अवैध शिकार ये भी वन्यजीव के लिए खतरा है। अगला है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 70% के अप्रॉक्स में। अगला है, धुएं और कोहरे को सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धुंध कहा जाता है इसे। चलिए अगला है, पाक जलडुमरी भारत और देश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका के बीच स्थित। अगला है कि किसी भी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई 6 इंच या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेमी। 6 इंच या 15 सेमी के अप्रॉक्स में होती है किसी भी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्रांति के कारण भूमि उपयोग पर्यटन में बदलाव आया था। तो क्या बदलाव आया था? कृषि पद्धतियों की गहन बनाने का बदलाव आया था। तो ऑप्शन में बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% लगभग की यहाँ पर बात किया गया है, तो याद रखिएगा ये पर्वत होगा। आयोग के द्वारा यही आंसर लिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत है? तो देखिए सतत विकास का सिद्धांत इनमें से हो जाएगा संसाधनों की उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन उदाहरण है? तो देखिए मानव संसाधन उदाहरक हो जाएगा लोग। ये मानव संसाधन का उदाहरण है, बात समझे, लोग। अगला है, आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है?
तो इसे मानव संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन के बाद हो जाएगा। चीन पहले नंबर पर है। भारत में ताजे पानी की प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि जल, ताजे पानी का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? जो अभी देखिएगा पानी का समस्या हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये अति दोहन अगर करते हैं पानी का, उसमें कमी होगा। अत्यधिक उपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, उसमें कमी होगा। बढ़ती आबादी के कारण कमी हो रहा है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बात समझे। ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, उससे भी होगा। केंद्रमुख डैश में एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खदान है। तो देखिए केंद्रमुख की बात किया जाए तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ? कर्नाटक में। आज भारत में पनबिजली का योगदान कुल उत्पादित बिजली का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 22% के अप्रॉक्स में। अगला है स्वतंत्र भारत में गहन डैश और शहरीकरण देखा गया है, जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुए हैं। तो ये आपका औद्योगिकीकरण हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में है काजीरंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी पवनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात समझिए, सबसे ज्यादा वन है। भारत में पहला जल विद्युत कहाँ संयंत्र खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में खोला गया था। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संसाधन का प्रकार नहीं है? तो प्रथम संसाधन का प्रकार नहीं हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा। ये प्रथम संसाधन का प्रकार नहीं है। जबकि कच्चा माल हो गया या कच्चा तेल, कोयला, सूर्य की रोशनी, ये सभी प्रथम संसाधन है। जबकि हाइड्रोजन ऊर्जा ये प्रथम संसाधन नहीं होगा, ये दूसरा संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कि ये एक नवीनीकरण ऊर्जा है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये गैर परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है या गैर पारंपरिक ऊर्जा है। अगला है SEZ एक्ट बनने से पूर्व देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित थे? तो लगभग 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित थे। अगला है असम, बरौनी, कानपुर पाइपलाइंस से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है? तो पेट्रोलियम उत्पादन का होता है। चलिए अगला है पहली बार जूट मिल 1855 में डैश के पास स्थित रिसरा में स्थापित की गई थी। रिसरा में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता के समीप, ध्यान दीजिएगा। अगला है डैश रोजगार सृजन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो 35 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरों के भीतर या भीतरी माल की आवाजाही के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सड़क परिवहन। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानचित्र नीले रंग के द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो मानचित्र पर नीले रंग के द्वारा जल को दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। मानचित्र पे नीला देखिएगा तो वो जल होता है। बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये आपका जीविका योजना शुरू की है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में, ध्यान दीजिएगा। अगला है बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। अगला है कि बताइए क्या सच है या गलत है? सच या गलत बताना है कि लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बहुत उच्च स्तर की हो सकती है। तो आर्थिक असमानता बहुत ही उच्च स्तर तक हो सकती है, बिल्कुल सच बात है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक या आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये लोकतंत्र सरकार के लिए अति आवश्यक है। अगला है चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चुनाव के बारे में सत्य है कि चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देती है। ये बिल्कुल सही कथन है, बाकी बात ये सभी गलत कथन है, बात समझिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है? तो देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है उम्मीदवारों के बीच भेदभाव। ये आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नहीं है। जबकि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है, सभी उम्मीदवार के लिए समान अवसर हैं और स्वतंत्र चुनाव आयोग ये भी
जरूरी है निष्पक्ष चुनाव के लिए। राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होता है वह आपका निर्वासित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उच्च सदन है, तो उच्च सदन जो है यह आपका राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राइट आंसर होगा जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी की सदस्य की संख्या तय करने से संबंधित नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास ही यह अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी को क्षमा करना, मृत्युदंड माफ करना, ये सभी राष्ट्रपति के पास अधिकार है। राज्यसभा के किस अनुच्छेद के अनुसार, अगला है राज्यसभा के किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्ति प्राप्त है, तो राज्यसभा को विशेष शक्ति जो दिया गया है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायित्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा को कौन देता है, अगला है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा डैश को देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, तो देखिए भारतीय नागरिकों को नहीं है, राइट आंसर होगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवासन की स्वतंत्रता है, आवासन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है कि उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसने कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्रित की थी, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो कांसी राम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सत्ता साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना, ये कथन गलत है, जबकि सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है, बिल्कुल सही कथन है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन में सी वाला सही नहीं है। चलिए अगला देखिए, गलत विकल्प ढूंढें। पहला देखिएगा कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है, सही है। लोकतंत्र भ्रष्ट को जन्म देता है, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, ये भी कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप सरकार का जवाबदेही स्वरूप नहीं है, ये गलत है, जवाबदेही स्वरूप होता है। बात समझिए, सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप सरकार का जवाबदेही स्वरूप होता है, ये सही है। अगला है लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अगला है लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, व्यक्ति और गरिमा और स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का एक आदर्श उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है, तो देखिए इंग्लैंड में विधि का शासन जो है यह आपका डाइसी की देन है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं।